काफ़ी दिन हो गए इसको पढ़े हुए, करीब 3-4 हफ्ते तो हुए होंगे। महाराणा, सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध। राइटर हैं ओमेंद्र रत्नू, राजस्थान के हैं और पेशे से ईएनटी सर्जन हैं। आँख नाक गला वाले जो सर्जन होते हैं डॉक्टर, वो हैं ये। और कुछ भी रिव्यू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, 3-4 लाइनें, ज़्यादा नहीं कि मेरा पर्सनली हिस्ट्री, इतिहास को लेकर बहुत रुचि है मुझे। मैं अलग से जाके पढ़ा करता हूँ, विकिपीडिया का सारा मैंने पढ़ रखा है, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी भारत के इतिहास का, जो कि मिडीवल पीरियड कह लो, एंशिएंट हिस्ट्री तो मालूम ही होती है मुझे तो सभी, मतलब पूरा मेरे लिए मिडीवल, एंशिएंट और मॉडर्न कुछ नहीं है, बिल्कुल आदि मानव से और उसके बाद जैसे सभ्यता धीरे धीरे बढ़ती, मुझे सब में उतनी ही बराबर रुचि है। मैं उसको उसी क्रम में पढ़ता हूँ और मुझे अभी तक जो भी जिज्ञासा शांत करने के लिए मिला है पढ़ने को, तो और उससे जो भी नॉलेज मैंने एक हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो आप एक क्रम बनाते हैं कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एक लड़ी बनाई जा सकती है कि क्योंकि वो समय का बहाव जो है उसके अंदर ही हिस्ट्री काम करती है, तो एक लड़ी बनाई जा सकती है। तो जो भी हिस्ट्री हमारे पास है अभी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा सड़क पे बहुत आवाज़ें हैं और उसी की आवाज़ आती रहेगी, हो सकता है कुछ सब्ज़ी बेचने वाले भी निकलें और अलग अलग लोग निकलें, तो थोड़ा आवाज़ रहेगी। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। हिस्ट्री जो है वो क्रमबद्ध की जा सकती है, तो चूँकि मुझे बिल्कुल नेचुरल हिस्ट्री से लेकर डायनासोर और उसके बाद फिर वो ख़त्म हुए, फिर मेमेलियन आए, फिर उसके बाद मतलब हमारे एप स्पीशीज़ आई, फिर इंसान बने, फिर ये हुआ, तो ये उसके बाद फिर सभ्यताएं कैसे हुई, फिर उनमें एप्स ने गांव बनाने कब शुरू किए, एप्स ने कल्चरल रेवोल्यूशन लाए, कब लाए, स्टोन टूल्स, ये सब मेरे लिए एक क्रमबद्ध बहुत लंबी लड़ी की तरह है। मैं कभी भी हिस्ट्री को जैसे इतिहासकार करते हैं कि मॉडर्न, मिडीवल और फलाना, उसमें नहीं बांटते हम मैं उसको एक कंटिन्यूटी में देखता हूँ। तो उस कंटिन्यूटी में बहुत से गैप रह जाते हैं कि जब हम लोग इंसान बोलचाल वाले और सभ्यता वाले नहीं थे और वानर भी नहीं थे, मतलब शरीर हमारे वानरों जैसे नहीं थे, तब हम क्या थे। वो जो बीच का गैप है छोटा सा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है कि वो ट्रांजिशन कब हुआ, क्यों नहीं। एक तो उसका उल्लेख ये भी है कि ट्रांजिशन ऐसा था ही नहीं कि इसके बाद बदल गया। ट्रांजिशन ऐसा था कि जनरेशन बाई जनरेशन, जैसे कलर ग्रेडियंट बनता है कि अगर हरे से पीले की तरफ जाना है तो कब हरे से पीले में बदल गए पता ही नहीं चला। लेकिन जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें गैप्स होते हैं, उसमें ऐसे गैप्स होते हैं जो कि आप पता ही नहीं कर सकते हो, कि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जिसको हम लोग कभी कभार माइथोलॉजी, अच्छा हमारी किंवदंतियों में आता है, ये कहानियों में भी आएगा, लेकिन आप उसके विशेष या प्रमाण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वो गैप्स रह जाते हैं। कुछ गैप्स जानबूझ के बनाए जाते हैं, किसी कुटिल नीति की तहत बना दिए जाते हैं। कोई जानबूझ के आपको कुछ भ्रमित करना चाहता है तो उसके लिए गैप्स बना दिए जाते हैं, सही बात नहीं बताई जाती है, जो है उसको उस तरीके से नहीं बताया जाता है जिस तरीके से वो बताया जाना चाहिए। वो ऐसे बताया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा तो था ही नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो और ये बहुत से इतिहासकार करते हैं, हिंदुस्तान में तो बहुत लोगों ने किया है कि हम क्या थे, ख़ास तौर से हम मतलब भारतवासी क्या थे और कौन थे, और ये कितना संघर्षरत रहे हैं ये पिछले 2000 सालों में, इसके बारे में बहुत हमारे जो स्कूली इतिहासकार हैं, जिन्हें आजकल लेफ़्ट वो बता क्या लेफ़्ट विंग
राइटर्स या हिस्टोरियंस कहा जाता है, उन्होंने तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि जानबूझ के ऐसे ऐसे गैप, ऐसे ऐसे ब्लॉक होल्स छोड़ दिए हैं जहाँ पे भ्रमित हो जाता है आदमी कि अच्छा, एक तरीके का वो बनाने की कोशिश करी कि हम क्या थे, हम कुछ थे भी या नहीं थे, इस तरीके की। और जो आक्रमणकारी थे वो, उनका सही नेचर क्या था, वो किस उद्देश्य से यहाँ आए थे, उसको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी हमारे स्कूली इतिहासकारों ने। क्यों किया मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि कुछ इतिहासकार तो उसमें ऐसे थे जो पार्टीशन के बाद भाग के यहाँ आए थे और फिर भी उन्होंने ऐसा किया, मुझे नहीं मालूम क्यों किया, लेकिन किया उन्होंने। और अब अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो गैप होते हैं, जो जो पूरी हिस्ट्री में जो गैप्स होते हैं, कहीं कहीं निकलते रहते हैं और ये भरते भी रहते हैं, चाहे वो बनाए हुए गैप्स हों या वैसे ही हों कि हाँ भाई पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ। तो सब तरीके के गैप्स निकल भी आएंगे, जब आप पढ़ोगे देखोगे हाँ यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, इतने से इतने के बीच में क्या हुआ, या यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रांजिशन में हुआ क्या। लेकिन समय बीतेगा और लोग आएंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि नहीं यार जानना है जानना है जानना, खोदता रहेगा, ढूंढता रहेगा और पता कर लेगा। उसी तरह ये जो बने बनाए गैप्स हैं, छलने के लिए जो गैप्स बनाए जाते हैं, ये भी अपने आप भर जाते हैं। और उस गैप को भरने के लिए बहुत, इनके बनाए गैप्स को, जो 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 एक तरफा हिस्ट्री लिखते हैं, उनके बनाए गैप, उनके बनाए छल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अकल नहीं लगानी पड़ती, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें उस विषय पे। क्योंकि अधिकतर लोग हिस्ट्री को उस तरह से ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ वो डेट और ये सब याद करने की चीज़ है, सबसे बड़ी बात वो दिल से नहीं उसे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसमें ज़्यादा जानने की वो समझ नहीं होती। जैसे कि एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ, पोरस और सिकंदर की लड़ाई। कौन सा राजा जीतने के बाद वापस चला जाता है? मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई का परिणाम कुछ और निकला था, या पोरस हारा नहीं था, या सिकंदर जीता नहीं था, लेकिन पूरे इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई राजा लड़ के जीता हो और वापस चला गया हो, और वो भी पैदल, और वो भी जो पता नहीं कितनी दूर से आ रहा था, उसके कितने लोग मर गए वहाँ से आने आते, वो आगे नहीं बढ़ा जबकि वो जीत चुका था और समुद्र के रास्ते जा सकता था वापस अपने घर, जहाँ से आसानी भी होती, कोई दिक्कत ना होती, लेकिन ना, वो वापस गया पैदल। और ये आज का ज़माना नहीं है, या आज से 100 साल पहले का ज़माना भी नहीं है कि बहुत मजबूत घोड़े और काठियाँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे घोड़े भी छोटे छोटे हुआ करते थे जिन पे आदमी बैठे, तो जीन वगैरह भी नहीं होती थी, पैदल ही चलना है आपको। तो ये गैप है कि नहीं है? डायलॉग लिख देना कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ सलूक करता है? मतलब एक भाई साहब जो जीते, जो जिन्होंने अभी तक वहाँ से चलते आए हैं, वो मलेच्छ, सिकंदर महान, मलेच्छ महान जो कहे जाएंगे, वो सबको मारते चले आ रहे, डारियस को मार दिया और फलाने को मार दिया, और यहाँ आके वो पोरस को हराते हैं और इतने दयावान बन जाते हैं कि अब उन्हें क्षमादान भी दे देते हैं और उनको उनका राज भी दे देते हैं। बस अपना एक गवर्नर उस राज्य से लगा के, उस राज्य में भी नहीं, उस राज्य से लगा के छोड़ के वापस चले जाते हैं। अब बताइए ये गैप है कि नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है। खैर, और बहुत से हैं, मतलब ऐसे ऐसे गैप हैं जो कि आपको लगेगा यार ये इसका कोई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। वही पोरस जिसकी सेना का इस्तेमाल करके मगध जैसे देश को एक ज़मीन से उठा व्यक्ति हरा देता है। मगध मतलब बहुत पावरफुल प्रदेश, आयरन ओर की खान, आयरन ओर और पता नहीं जो भी मेटल वेटल सब पाटलिपुत्र मगध से ही आए थे। वो पर्वत राज हमारे पोरस जो हैं वो हरा देते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं से मतलब उन्हीं के ज़रिए उनके सैनिक उनसे बल लेकर ही इधर आए थे। तो ये कहना कि अच्छा, उधर के चलो पश्चिमी इतिहासकारों ने ये किया तो किया भाई, उनका राजा है, उन्हें गोल्डी लॉक्स, उन्हें अपने भाई सुनहरे बाल वाले को ही विजयी दिखाना है, हम लोग तो नहीं दिखा सकते वो। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्यों किया है?
जो आदमी यहाँ से जाने के बाद निपट गया, मर गया, वो यहाँ पे विजयी कैसे दिखाया गया? लेकिन नहीं दिखाया गया। चलिए वो एक छोटा सा किस्सा था और कुछ नहीं। फिर आती है हमारी दिल्ली सल्तनत, महान दिल्ली सल्तनत आती है, जिसको दिल्ली में 10 किलोमीटर के दायरे में ही रही होगी वो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के दौरान भी पालम और आसपास के जितने ये क्षेत्र थे, इनमें जाट, गुर्जर और दूसरे हिंदू राजा, मतलब ये सब क्षत्रिय राजा जो थे, ये सब वहीं राज कर रहे थे और उसी दिल्ली सल्तनत के आसपास। तो ये भी एक विचित्र सी बात है कि यार वैसे तो ये लड़ाके इतने महान और इतने बहादुर कहे जाते थे कि जहाँ जाते थे वहाँ का पूरी जनता पलट गई, वहाँ के धर्म बदल गए, वहाँ का सब अब दाढ़ी मुंह छट गई और दाढ़ी आ गई सबके। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दिखाया ऐसे ही जाता है कि 3 साल में ये हो गया, 3 साल में पूरा भारत कब्जा कर लिया। मेरे तो भेजे में नहीं घुसती बात, ये इतनी छोटी सी बात मेरे भेजे में नहीं घुसती। एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो अच्छा ही, क्योंकि नंबर तो उन्हीं सालों में देने। तो लेकिन तर्क देने पे जब आते हैं तो मेरे तर्क में मैं अपने मस्तिष्क से तर्क नहीं निकाल पाता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई जस्ट दिल्ली, जो कि चांदनी चौक का इलाका था, किला जिसे कहते हैं, इस पुराने ज़माने में शहर मतलब किला, आसपास के गाँव को दिल्ली नहीं कहा जाएगा, शहर को दिल्ली कहा जाता था। तो शहर मतलब किला, जहाँ जहाँ चकबंदी, दीवार बंदी हो रखी वो। पालम 25-30 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाट राजा जो थे वो थे, और फिर गुर्जर राजा वेस्टर्न यूपी और हरियाणा साइड। तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा सच नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ये जो भ्रम उन्होंने पत्ते खड़े किए थे, गिर पड़ेंगे सब। और जो राजा, जो ये सल्तनत की बात की जाती है, 3 साल 5 साल 10 साल राज किए, फिर उठा के फेंक दिए गए, उखाड़ दिए गए, आप इसको सल्तनत बोलोगे? अब वो सोचो, जो 4 साल में मार दिया गया या लड़ मर गए आपस में, वो उन 4 सालों में कितना ज़्यादा टेंशन में रहते रहे होंगे, और उस टेंशन के ही रहते वो सिर्फ उसी पे ध्यान रख पाए होंगे, और 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए बाकी भाई वो गए, लड़े। अच्छा, हिंदुस्तान में लड़ने का ये मतलब होता था कि राजा जो परास्त हो गया है वो ये कहता था ठीक है हम आपके अधीन हो गए। और ये जो बाहर के आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसा ही होता है यहाँ पे, कि आपने किसी को हराया एंड वो अपने आप कह देगा मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपको टैक्स कर जो भी देना है, चौथ वगैरह वो देता रहूँगा और मैं यहाँ राज करूँगा, एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट। और ये जो साम्राज्य बड़ा करने की बात है, ये भी यही कही जाती थी, इसी तरीके से उसको हरा लिया, उसको हरा लिया, उसको हरा लिया, छोटे छोटे राजाओं को हराते चले गए। तो वो, और ये महाभारत काल से दिखाया गया, रामायण में भी यही दिखाया गया। जब ये सुग्रीव को उन्होंने पटाया, राम ने अपनी तरफ मिला लिया, फिर रावण को हटाया, तो ये ऐसा तो है नहीं कि राम खुद राज कर रहे थे, लेकिन ये दोस्त राजा बनाते चले जाते थे, अधीन कर लेते थे। फिर उन राम ने खुद भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें होता यही था कि आप जिसने घोड़ा पकड़ा उससे लड़ाई होगी, उसे मारा नहीं जाएगा, उसे बस अधीन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मुस्लिम वाले जो राज शासक थे दिल्ली के, ये भी समझ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सत्ता सिर्फ किले में होती थी, बाहर कुछ नहीं होता था इनका। और 5 साल 3 साल 10 साल चले, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप फिर भी कह रहे हो दिल्ली सल्तनत, ऐसे जैसे पता नहीं क्या दिल्ली सल्तनत, फालतू की बनाए हुए। मतलब ये तो ऐसे जानबूझ के डाले गए, भ्रमित करने के लिए ऐसे गैप्स हमारी हिस्ट्री में डाले गए हैं कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं कि हम तो कुछ थे ही नहीं। इस भ्रम को दूर करती हुई ये किताब है। अभी क्या है, महाराणा, वैसे तो भाई महाराणा प्रताप जो है हमारे, तो मैं तो चरण, अगर मिल जाए तो चरण स्पर्श करूँ उनके, सिसोदिया वंश के थे ये। और चूँकि हम भी क्षत्रिय हैं, सिसोदिया तो नहीं है लेकिन मेरे लिए पूर्वज समान ही है ये। और श्री ओमेंद्र रत्नू जो हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने ये बहुत बढ़िया किताब लिखी है। कहने को महाराणा की किताब है, लेकिन ये मेवाड़ की किताब है। ये एक इतनी मोटी किताब जो कि शायद 388 पन्नों की है। उल्टा दिखता है चूँकि फ्रंट कैमरे से, तो मैं सही से 388 पन्नों की किताब है। ये मेवाड़ की हिस्ट्री है ये।
संक्षिप्त हिस्ट्री, ये पूरी कंपोजिट हिस्ट्री मतलब एलाबरेट हिस्ट्री नहीं है, संक्षिप्त हिस्ट्री है। और मेवाड़ में सन 728 ईस्वी जिस समय से श्री बप्पा रावल जो थे वो शासन में आए, और उसके बाद जो आखिरी राजा थे, मैं एक मिनट थोड़ा डेट्स बता दूं तो अच्छा रहता है, डेट्स भी सही रहते हैं सर। सन 728 ईस्वी में बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक राजा हुए। बप्पा रावल का नाम ही लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने उनको ज़रूरी इज़्ज़त देना, मतलब उतनी इज़्ज़त देना ज़रूरी ही नहीं समझा। जबकि इस महान राजा ने 300 सालों तक भारत को निष्कंटक रखा अरबी आक्रमणकारियों। अरे यार बंदर भाई बहुत परेशान कर रहे हैं चारों तरफ, ये लाल मुंह वाले बंदर जो हैं। खैर, श्री बप्पा रावल ने 300 सालों तक निष्कंटक कर दिया। मतलब ये उनके समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके जाने के बाद 300 साल अरबी आक्रमणकारी इधर घुसे ही नहीं। राजस्थान और इधर वाला जो इलाका, इसमें हिम्मत नहीं की है। राजा दाहिर को, वो जो जब सिंध के राजा थे उनसे वो लड़ गए, वो हार गए। उसके बाद जब जो लोगों को पता चला कि ये क्या करते हैं, उधर से आते हुए, पश्चिम से आते हुए लुटेरे और ये मतलब धर्मांध जिसे कहते हैं पागल लोग, तो इन्होंने ऐसा गुट बनाया बप्पा रावल ने यहाँ के क्षत्रिय राजा को मिलाकर कि उसके बाद 300 साल तक ये आए नहीं इधर। अच्छा खैर, किताब का जो आखिरी है वो है, आखिरी जो इसमें महान हमारे वंशज हैं, मैं उन्हें अपना ही वंशज कहूँगा क्योंकि हैं ये हमारे, वे भारतवासी हैं, ये भी भारत के ही देन है, यही है भारत की असली धरोहर। महाराणा राज सिंह, ये आखिरी इसमें राजा मेंशन किए गए हैं जो कि मेवाड़ के ही राजा थे। और महाराणा राज सिंह जो है वो अपनी आँखों के सामने औरंगज़ेब का नाश करा के फिर स्वर्गलोक गए। उसके बाद औरंगज़ेब ख़त्म हो गया। उसके बाद भी मेवाड़ पर शासन इन्हीं लोगों का रहा है ना। और ये किताब उस महान वंश को दर्शाती है कि मेवाड़ के जो राजा थे किस तरीके से इन राजाओं ने मतलब 728 से लेकर 1680, तो 680 तो यही हो गए 1000 और 728 हो गए, तो मतलब करीबन 1000 साल तक मेवाड़ के राजाओं ने अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट रखा। किसी की स्वाधीनता मतलब किसी के अंदर नहीं आया, जो आया उसकी बजाई अच्छी तरह मार पीट के भगाया। सिर्फ कुछ समय के लिए ये जहांगीर और शाहजहां के दरबार में अपने क्या कहते हैं एक राजकुमार को इनको भेजना पड़ता था। जब जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे उनके साथ उनके समय में, महाराणा शायद अमर सिंह के समय में एक संधि हुई थी, जिसमें भी बाकी वैसी संधि नहीं थी कि जाके हाजिरी बजाएगा वहाँ चौथी में खड़ा रहेगा लाइन से मुगल दरबार में, ऐसा नहीं था। सिर्फ एक उस संधि के भी मतलब बहुत अच्छा मेवाड़ में उसका बहुत अच्छा जो है वो, तो यार भूल जाते हैं कहाँ क्या लिखा था इसमें। खैर, उस संधि का भी इसमें उल्लेख है कि जिसमें कहा गया था कि एक आपका जो राजकुमार है वो हमारे यहाँ रहेगा और फिर जब दूसरा दे दीजिए, इस तरीके से। तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि ये यहाँ जाके पैसा देंगे या वो करेंगे या ना, एक बार में कुछ सैनिक घुड़सवार ले लिए थे, संधि की थी, मतलब वो गुलामी नहीं थी, वो संधि थी कि जो निरंतर संघर्ष चल रहा है उसको रोका जाए। वो इसलिए थी क्योंकि अगर मुगल साम्राज्य भी कहीं वहाँ अफ़गानिस्तान में लड़ रहा है, कहीं यहाँ लड़ रहा है, वो भी यही हो रहा था चारों तरफ, क्योंकि ये साले कभी सही रहते नहीं थे। ये आपस में भी मर रहे हैं, ये उधर भी मार रहे हैं, मतलब हर वक्त लड़ाई जारी है। इसीलिए इनके काल इतने छोटे होते थे कि 5 साल में आया कोई सुल्तान, मर गया, फिर मर गया, फिर मर गया। क्योंकि आप जब सिर्फ लड़ने को ही जीवन बना लोगे और सोसाइटी को भी ऐसा ही रखोगे कि हर समय लड़ते ही रहो, तो यही होगा भाई। जबकि
हिंदू राजा जो थे वो इसमें नहीं रहते थे। हिंदू राजाओं में ये भी नहीं होता था कि अब आप जो राजा बन गया है वो अपना राज करेगा, वो अपनी प्रजा को देखेगा। एटलीस्ट वो ये ध्यान रखेगा कि हर वक्त लड़ाई करोगे तो बचेगा क्या, आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं जब हर वक्त लड़ने पे ही जाओगे आप, और लूट के ही संपत्ति बड़ी करनी है तो फिर फायदा क्या है, फिर आप राज स्थापित ही क्यों कर रहे हो, फिर लुटेरे ही बनते रहो। तो इस किताब में बप्पा रावल से लेकर महाराणा अमर राज सिंह का उल्लेख है, जो कि कंटिन्यूअस इतिहास है। हम लोगों को, बहुत लोगों को मालूम है, मैं भी बता सकता हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, क्या है, शाहजहां, जहांगीर, और फिर यही बहादुर शाह टाइप के 3-4 एक ही नाम वाले, और आखिरी में आके एक और। तो जब औरंगजेब के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, उसी के काल में खत्म हो गया था। उसी के काल में जो ये इतना बड़ा साम्राज्य दिखाते हैं पूरा भारत उसने कब्जा, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ लड़ता रहता था, वहाँ जाके यहाँ लड़ने जाता तो ऊपर से विद्रोह हो जाता, तो वहाँ लड़ने जाता तो यहाँ हो जाता था। तो जो हम लोगों को फोटो में दिखा दिया जाता कि पूरा ऐसा कुछ नहीं था, अपने मन में बना लो, ये सब गलत है। वो सिर्फ लड़ रहा था और विद्रोहों को शांत कर रहा था जगह जगह, और आखिरी में पैसा कंगाली की कगार पे आ गया था। ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ उसने अपने खुद के गुरु को लिखी हैं कि तुमने मुझे मतांत कर दिया, मैं इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, अगर मैं इतना एक्सट्रीमिस्ट तुम्हारी वजह से बनाओ। जो उसके गुरु जो थे, जिसका चेला था वो, जिसने उन्हें सिखाया कि अगर तुम मुझे ऐसा ना करते, अगर तुम मुझे इस तरह से रखते कि मैं दूसरों को भी उतना ही मान सम्मान दूँ, तो मैं आज इस हालत में ना होता। और ये उसने कहीं महाराष्ट्र में जहाँ कहीं मरा है वहाँ से लिखी चिट्ठी। तो जो बताया गया है ना कि पूरा उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसका तो सीधा सीधा प्रमाण यही है यार कि जहाँ पे ये गए हैं वहाँ पे दूसरा कोई बचा ही नहीं, फिर भी हिंदुस्तान में इतने सारे हम बैठे हैं, राजकिरण सिंह और हमारी पत्नी प्रीति सिंह चौहान है, उससे पहले हमारी 10वीं 20वीं जनरेशन, वो तो कहाँ से बच गए ना, किसी दया पे तो नहीं बचे, क्योंकि दया तो ये करना जानते ही नहीं है ना। तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है, जो ये हमारे NCERT की किताब की इतिहास को सच मान ले, वो बेवकूफ़ बन रहा है। और चूंकि वो पूरा माहौल बेवकूफ़ी वाला बना दिया गया, तो आप भाई क्या करें, चलो नंबर तो पाना ही है। तो अगर किसी को सही इतिहास जानना हो, सही मैं कहूँगा कि जिस किसी को ये भी जानना हो कि क्या मुगल वंश के अलावा भी कुछ था, ये दिल्ली सल्तनत के अलावा भी कुछ था, तो उनमें से एक किताब ये है कि मेवाड़ भी कुछ था, और बहुत बड़ा एरिया था, और बहुतों की उसने अच्छी तरीके से बजाई है। ये सिर्फ एक है। एक और छोटी सी बात कहूँगा, हेमचंद्र ही था, हेमू, हाँ, जब अकबर को हेमू से लड़ना पड़ा, हुमायूं तो भाग गया था, हुमायूं वापस आया, तो आप ये सोचिए, हेमू जो राजा था इधर हमारे कन्नौज और साइड का ही था शायद, उसने इतनी बड़ी सेना बना रखी थी कि वो अकबर सो कॉल्ड सम्राट ऑफ इंडिया से लड़ सके। ये कितनी जल्दी बन जाती सेना आपको लगता है? अगर 10,000 20,000 लोगों की सेना है तो एक इंसान को वयस्क होने में 18 साल लगते हैं। बच्चे तो नहीं लड़ा लोगे ना, बच्चे के अंदर क्या ताकत है, ताकत जब तक शरीर बड़ा मजबूत, तो 18 साल लगते हैं वयस्क बनने। और 10,000 लोग अगर हैं भी और सब एक जनरेशन के नहीं होते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हेमू बीच में 4 साल में उठ गया और आके अकबर को चुनौती दी उसने, फिर अकबर से वो हार गया, या राज में उसके तीर लग गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई? आप ये कह ही कैसे सकते हो? कोई भी इतिहासकार, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये तो मानो ना, एक सेना को बनने में 15-20 साल लगते हैं, तो 15-20 साल तक क्या हो रहा था? क्या हुमायूं पूरे उस पर राज कर रहे थे, या बाबर पूरे पे राज कर रहा था? मतलब इतना एक तरफा लिखा गया है कि बस हुमायूं आया और 2 साल के लिए ये वो, एक बेवकूफ़ी लिख दी गई, ग्रैंड ट्रंक रोड उसने बनाई साले ने, क्या नाम उसका, पता नहीं क्या है ये, 5 साल यहाँ दिल्ली से बम्बई की सड़क बन रही, 10 साल लगेंगे विद मशीनरी, और उनने सड़क बना दी। 5 साल का राज नहीं था उसका, जिसमें लड़ रहा था भाई, सबसे लड़ रहा था, उसने सड़क बना दी। बताओ, 5 साल में उसने लड़ाई भी लड़ी और सड़क बना दी। शेरशाह सूरी, हाँ, यहाँ एक सड़क बनाने में विद ऑल द रोलर एंड एवरीथिंग, और उनने अफगानिस्तान से बंगाल तक सड़क बना दी, जिसमें उसमें माइंड हर जगह उसका राज नहीं था।
आज भी अगर देशों को क्रॉस करके सड़क बनानी हो तो पता नहीं कितनी मत्थापत्ती करनी पड़ती तब जाके बनती है। उनने 5 साल में ग्रैंड ट्रंक रोड बना दी। किसी को ये याद नहीं आया कि उत्तरापथ एक चीज़ है जो हमारे गुरु जी जो है रहे हैं चाणक्य, और उससे पहले महाभारत में भी एक उत्तरापथ एक रास्ता था, वो किसी को नहीं मालूम है, नाम तक नहीं लिया जाता उसका। और शेरशाह सूरी ने 5 साल में 2500 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। वाह, धन्य हो। झूठ बोलने की भी सीमा होती भाई, थोड़ा सा तो मतलब शर्म किया जाता है झूठ बोलने से पहले। हम भी कई बार लिखे हैं, लेकिन आज भी सोचता हूँ यार छोटी छोटी सड़कें बनाने में 10 साल लग जाते हैं। क्या इतना करप्शन है हमारे यहाँ कि उस ज़माने में सड़कें बन गई और आज में नहीं बन पाई। लेकिन जब आपको इतिहास ऐसा पढ़ाया जाएगा कि ये तो आप तो कुछ थे ही नहीं, आप तो बस फ्लूक ऑफ नेचर हो, जैसे तैसे बस बच गए आप, बस बाकी सब मर गए लेकिन हम बच गए, भगवान की कृपा, या भगवान की भी नहीं, पता नहीं जिसकी भी कृपा मानते हो ये कम्युनिस्ट इतिहासकार जो हैं हमारे, क्योंकि ये तो भगवान मानते नहीं। खैर, तो इतना जो जिसका लॉजिक ही ना समझ में आए जिस चीज़ का, उसको कैसे, मतलब मेरा दिमाग तो मानने को नहीं, मैं तो मतलब, और मैंने ये तो मेरी पहली इतिहास की किताब है जो अल्टरनेट राइटर्स की द्वारा लिखी गई कि हाँ भाई ये भी पढ़ो। मेरे डाउट्स तो सिर्फ विकिपीडिया पढ़ के खड़े हो गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। 2-3 साल के राज, 5 साल 6 साल, रजिया सुल्तान मूवी बन गई। अब उसने तो सही से राज ही नहीं किया कभी, मुश्किल से 6-7 महीने भले उसने कर पाया हो, और लड़ती रही, कहीं कोई उसको उठा ले जाता था, कहीं कोई अगवा कर ले जाता था, वो सो कॉल्ड रजिया सुल्तान थी। तो झूठ और प्रपंच फैलाने की एक वो होती है भाई। उस दूसरी तरफ क्षत्रियों को बताया जाता है कि पता नहीं कैसे थे ये, इसमें पड़े रहते थे, अफीम खाते थे, वो फलाना। अरे तो अफीम नहीं खाओगे तो लड़ो कैसे? तलवार का घाव जो यहाँ से यहाँ होता है, एक चीरा लग जाए पेपर कट या नाखून से, तो 3 दिन पट्टी बांधे रहते हो। एक तलवार यहाँ से यहाँ तक खींच दे अगर कोई, तो पेन नम करने के लिए अपने आप को किसी मेंटल स्टेट में रखोगे या नहीं रखोगे? हैं? ऐसे तलवार उठाने चलने देता है, ऐसे कोई तलवार नहीं उठा पाता है। तो खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि क्षत्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आजकल के लोग, या क्या सोच रखते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक ज़माने में यूपी में कहा जाता था कि 18 साल का अगर ठाकुरों का बच्चा है तो ये जीवित ही क्यों है, तो इसका तो अब तक तो युद्ध में जाना चाहिए इसे। इस तरीके की कहावतें हैं, और इसीलिए 1% हैं हम 1% इसीलिए हैं पॉपुलेशन की, और कोई रीज़न नहीं हमारे 1% होने का। खैर वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाते हैं, ऑलरेडी 28 मिनट हो गए। ये किताब मेवाड़ के इतिहास की है, बहुत रोचक तरीके से लिखी गई है, बहुत से मार्मिक इसमें ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जिसको मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। आंसू आ जाते हैं, पढ़ते टाइम भी आंसू रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उतना ही बलपूर्वक आपके अंदर जोश भी आता है कि यार अगर विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहना है तो राणा प्रताप से सीखो, या इनसे और दूसरे राणाओं से सीखो। एक और रोचक तथ्य, राणा ये लोग इसलिए कहते थे क्योंकि ये अपने आप को, मेवाड़ के शासक कौन? भोलेनाथ महादेव, और ये उनके दीवान, इसलिए इनका नाम राणा। इसलिए वहाँ सभी राणा ही हैं क्योंकि वो उनके दीवान थे, उनकी तरफ से गद्दी को संभाले हुए हैं। शासक तो प्रभु हैं। और मेवाड़ी राजाओं के जो राणाओं के अंत में भी यही होता था कि जब वो अपने आप को रिटायर करते थे तो फिर वो शिव मंदिर में, शिवालय में जाके ही अपना समय बिताते थे, उसी भक्ति में लगे रहते थे, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया, उनने नौकरी से छुट्टी ले ली, अब दूसरा राणा जो है वो संभालेगा। तो जिसको भी थोड़ी भी हिस्ट्री में रुचि हो भारतीय इतिहास में, वो पढ़े ओमेंद्र रत्नू की महाराणा। सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध, सहस्त्र वर्ष, यस, 1000 ईयर्स धर्मयुद्ध है। और धर्मयुद्ध इसलिए है क्योंकि आप जिसको बिलीव करते हो, जिसको सत्य मानते हो, उसके लिए संघर्षरत रहना, जबकि आपके लिए, अच्छा हाँ, एक और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि हार गए फार गए, वो भी आपको सच्चाई इसमें पता चलेगी। अगेन मैंने आपको वो बताया था कि पोरस जीतने के बाद वापस चला गया, वैसे ही एक इतिहासकार हमारे यहाँ लिखते हैं कि महाराणा प्रताप को हराया और फिर वापस चले गए, और फिर महाराणा प्रताप जंगल भाग गए
हाँ, कौन होता है यार ऐसा जो जीतने के बाद वापस चला जाता है? चित्तौड़ का किला जीता, उसके बाद चित्तौड़ किला तो एक किला है ना, ऐसे कई 6-7 किले हैं मेवाड़ में। राणा प्रताप ने अपने ही जीवन में सारे किले वापस ले लिए थे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई बहुत कष्ट में जिए, कोई घास की रोटी उन्होंने नहीं खाई, कुछ नहीं किया। अच्छा खासा भरा पूरा राज्य उनके पास था, और ये सब साले इतिहास, और हमारे इतिहासकारों ने भी यही माना था कि वो मेवाड़ में उन्हें घास की रोटी खा के जैसे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्हाट ही डिड व्हेन ही सॉ कि ये एक बहुत अच्छा, मुगलों के पास सेनाएं कहाँ से होती थी, ये किराए के सैनिक लेते थे अफगानिस्तान वगैरह से, तो रिप्लेनिश बड़ी जल्दी कर लेते थे अपनी। और प्लस जो भाई आपको जन्नत का जो लोभ है वो भी एक था, है ना, वो टॉपिक पे नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो राणा प्रताप जंगल में इसलिए नहीं गया कि उन्हें रोटी खानी पड़ी घास की या उन्हें वहाँ पर भागना पड़ना, जंगल वो गोरिल्ला वारफेयर कर रहे थे, और भील जो जंगल के वासी थे वहाँ पे पूरा सपोर्ट करते थे उन्हें, उनकी पूरी पूरी जनता को वहाँ ले जाते थे, स्थापित करते थे, जो छोटे छोटे पैच बना के वहाँ खेती होती थी। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के तहत महाराणा प्रताप ने 10 साल तक लगातार मुगलों से युद्ध किया और उन्हें हराया है। स्कॉर्च्ड अर्थ मतलब जो प्लेन एरिया है जहाँ पे कुछ उगाया जा सकता है, वहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए, जो है सब पहाड़ों पे है, और खुद भी वहीं रहते हैं, और जब घुसते हैं आप पहाड़ों में घुसा के उनको वापस शत्रुओं को अपने मार डालते हैं सबको। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है उसमें 50% झूठ है और प्रपंच है, साफ साफ प्रपंच है कि ये आपको भ्रमित कर रहा है कि आप तो कुछ थे ही नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इससे बाहर है जो क्षत्रिय ठाकुर लोग इसमें हैं कि हम लोग कुछ नहीं थे, वो पढ़ें इसको, क्योंकि उन्हें ज्ञात होगा कि तुम बहुत कुछ थे, तुमने ही संभाल के रखा था सब कुछ। और भी अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि और लोग नहीं लड़ते थे, बहुत लोग लड़ते थे, अलग अलग तरीके। जैन लोग जिनको कहा जाता है ये तो प्योरली नॉन वायलेंट है भाई, भामा शाह वगैरह जो थे इनके, उन्होंने लूट लूट के मुगलों के कारवां जो यहाँ से जजिया वसूल करके तुर्की के सल्तनत खलीफा को भेजा जाता था, उसको लूट लूट के अपना भरा है। 2 जैन सरदार थे इनके महाराणा प्रताप के पास, और कहाँ से पैसा आता? 10 साल लड़ाई कैसे लड़ोगे? जब तक लूटोगे नहीं तब तक लड़ाई कैसे लड़ोगे? तो इतना भ्रमित करने वाली हिस्ट्री हमारे कम्युनिस्ट राइटरों ने लिखी है कि ये किताब आपके भ्रमों को दूर कर देगी। मेरे लिए तो ग्रंथ समान है, माथे से लगाता हूँ इसे। राणा प्रताप तो सभी जगह, राणा प्रताप चौक तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही होनी चाहिए, मुझे लगता है हर ज़िले में है, और लोग उनकी हिस्ट्री भी जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने कष्ट में जीवा, ऐसा कुछ नहीं था, वो गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, और पहाड़ों में ये नहीं था कि कुछ है ही नहीं, वहाँ पे उनके पास सब साज सामान सब कुछ था, और विदिन 10 ईयर्स उन्होंने अपना पूरा राज्य वापस पा लिया था, है ना। तो जो भी आपको लगता है कि कुछ गलत है, भ्रमित करने वाला लिखा गया है, तो क्रॉस रेफरेंस करिए, समझिए क्या है। और ऐसा नहीं कि इसमें मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, बड़ा प्रामाणिक तरीके से उन्होंने, उमरेन रत्नू ने सब कुछ बताया है, जहाँ जहाँ से रेफरेंस लिए हैं, कौन कौन से राइटरों से, कौन कौन से जगहों के स्थानों की फ़ोटो चित्र सब लिखे हुए हैं। राणा कुंभा से लेके महाराणा राज सिंह, अमर सिंह या राज सिंह आखिरी राजा जो थे, तो 1000 साल की पूरी हिस्ट्री है। सिर्फ मुगल साम्राज्य नहीं, हिंदुस्तान ये भी थे, और ऐसे पता नहीं कितने और साम्राज्य थे जिनको दबा दिया गया, इनको लिखा ही नहीं जाता, एक एक लाइन में इनका नाम बोल के ख़त्म कर दिया जाता। बस बहुत लंबा हो रहा है, पता नहीं लोग देखना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन बता क्या करें, इतना छोटा आप कैसे कह सकते हो यार किसी के, हमारे अपने लोगों के 1000 साल के युद्ध, 1000 साल के संघर्ष को हम आधे घंटे में नहीं कर सकते, निपटा सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें प्रसंग लिखे हैं कि जौहर जब हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे ऐसे त्याग की वो लिखी हैं कि भाई एक थी दाई माँ, उन्होंने अपने बच्चे को रख दिया राजकुमार के पालने में, और राजकुमार को मार दिया गया, और उनके बच्चे को मार दिया गया, फिर उन्होंने राजकुमार को पाला और फाइनली उसे राजा बनाया, और फिर राजकुमार ने उन्हें अपनी माँ समान ही इज्जत दी, अपने साथ महल में रखा। तो
बालक उदय सिंह को टोकरी में चित्तौड़ से कुंभलगढ़ ले जाती महारानी महानारी पन्ना धाय। ये पन्ना धाय है, इनकी कहानी बहुत, मतलब कौन माँ ये करती है, लेकिन किया है लोगों ने ऐसा। हमने खून से सींचा है, तब अपना नाम रखने के लिए आज हमें है हक कि हम अपने मन से अपने तरीके से अपने नाम लिखते हैं। अपनी बोली है हमारी, खून से सींचा गया है और उसको कुछ धूर्त इतिहासकार उसे मिटा नहीं सकते। खून बहुत ताकतवर होता है। पढ़िए ज़रूर। प्रभात प्रकाशन की है, शायद राजस्थान का ही प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन। महाराणा सहस्त्रों वर्षों का धर्मयुद्ध, 500 रुपये की किताब है। हमें लगता है सस्ती पड़ी थी हमें ये। इसमें एक नंबर दिया गया है 7827007777। इसमें अपना नाम पता व्हाट्सएप पे भेजें या SMS कर दें और ये आपको किताब भेज दी जाएगी। 500 रुपये खर्च करने होंगे। अब मैं जो नहीं भी पढ़ता है ना, वो भी अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में रुचि अगर आप रखते हैं तो 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। इतनी अच्छी तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से लिखी गई है, क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया गया है कि आपको ढेर जूझना नहीं पड़ रहा है हिस्ट्री समझने के लिए। एक के बाद एक आपको। तो मैं ये कहूँगा कि जिसको थोड़ा भी संकोच है, मन में संशय है कि यार ये जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वो ठीक नहीं है, उसके लिए ये किताब रिकमेंडेड है। और भी किताबें, और भी राजवंश हैं, अहोम राजवंश, चोला, पांड्याज, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, मराठा जिन्होंने 200-250 साल राज किया, 250 साल, मुग़ल और अंग्रेज़ों के बीच में 250 साल, सोचो। और मुग़ल साम्राज्य से बड़ा ही साम्राज्य होगा मराठाओं का। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री बहुत, अपनों ने ही धोखा दे दिया लिखने में। मैं किसी और धोखे की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने में पता नहीं क्यों, क्या मिला ये करके। एक ना एक दिन तो आपको निकल के आना ही था सामने। झूठ बहुत दिनों तक थोड़ी बचता है, कभी ना कभी तो। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि आप झूठ के, सत्य के सारे ही प्रमाण मिटा दिए। आपके पास जितने प्रमाण थे वो अभी भी हैं। खैर, ज़्यादा लंबा हो रहा है। कस्बा के निवासियों को छोड़ भारत के लोग पुनः मूर्ति पूजा की ओर लौट आए। राजपूतों के प्रतिशोध से मुसलमानों को कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं मिली। ये लिखा गया है आफ्टर अ कैंपेन डन बाई राणा कुंभा। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है ये। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, खुद पढ़िए, मज़ेदार है, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ऐसी ऐसी जगह बताई गई जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए, समझिए, जानकारी लीजिए। राजस्थान में है सब जगह। महाराणा कुंभा के लिखे ग्रंथों व 60 शिलालेखों की जानकारी को एकत्र किया जाए तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में भारत में कुंभा से महान तथा अद्वितीय राजा कोई हुआ ही नहीं। मुगल शासन कितना, 250 साल ऐसे चला था। राणा कुंभा जो हैं, इनने 400 साल तक के लिए निष्कंटक कर दिया था भारत को। और हम लोग नाम तक नहीं जानते इनका, महाराणा कुंभा का। जानना ज़रूरी है नाम, कोशिश कीजिए जानने की।